नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया में बरकरार तनाव के ताज़ा अपडेट पर। हम जानेंगे कि हॉर्मुज को खोलने को लेकर दोनों पक्षों की ओर से क्या ताज़ा बयान आए हैं। लाल सागर और हॉर्मुज में जहाजों पर किसने और क्यों हमला किया। ईरान और अमेरिका के बीच जो MOU हुआ था वो अगले हफ्ते खत्म हो रहा है। इसके बाद क्या होगा? इसके अलावा एपिसोड में हम चर्चा करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। जानेंगे कि अचानक यूक्रेन कैसे रूस पर बड़े हमले कर रहा है। रूस की जवाबी कार्रवाई भी कैसे पहले से भीषण हो चुकी है। इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका क्या कोशिश कर रहा है। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। हॉर्मुज पर अड़ा ईरान, लाल सागर में हुती समूह हुए आक्रामक। बाब अल मंदेब के पास अलमोखा बंदरगाह पर एक दिन में दूसरा बड़ा हमला। पहले हुए हमले में 3 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत की पुष्टि। यूक्रेन का रूस के नोवोरोसिस्क पोर्ट पर बड़ा ड्रोन हमला, अनाज टर्मिनल ठप। पुतिन की यूरोप को सीधी धमकी, कहा रूसी जहाज जब्त हुए तो नहीं बचेंगे EU के जहाज। खार्किव में एक और गांव पर कब्जे का दावा। अमेरिका दक्षिण कोरिया के युद्ध अभ्यास से पहले कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ा तनाव। दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जापान ने बताया क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा। सूडान में फिर भड़का युद्ध, अर्धसैनिक बल RSF ने खार्तूम समेत कई शहरों पर किए बड़े ड्रोन हमले। सेना के ठिकानों को बनाया निशाना। पिछले महीने सेना एल ओबेद हाईवे से सेना ने पीछे खदेड़ दिया था। एक ही सीजन में यूरोप पर गर्मी का तीसरा प्रहार, आधे से ज्यादा महाद्वीप को चपेट में लेने की आशंका। जंगलों की आग और सूखे का संकट गहराया। फ्रांस, इटली और स्पेन में 35 डिग्री सेल्सियस के पार करेगा तापमान। और आइए आपको पहले बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। अमेरिका ईरान तनाव के बीच दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर संकट गहराता जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ अब बाब अल मंदेब पर भी खतरा बढ़ने से वैश्विक तेल और समुद्री व्यापार पर दबाव है। जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट के बीच तेल की कीमतों और सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। सवाल यह है कि क्या यह तनाव सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या युद्ध अब एक बड़े क्षेत्रीय संकट की ओर बढ़ रहा है। आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट अब अमेरिका और ईरान की जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। ईरान ने ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने हॉर्मुज पर अमेरिका के पूर्ण नियंत्रण का दावा किया था। दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल और प्राकृतिक गैस व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन लंबे समय से ये रास्ता लगभग बंद है, जिससे सिर्फ खाड़ी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देश चिंतित हैं। ईरान ने अमेरिका इजराइल की बमबारी शुरू होने के बाद इसे बंद कर दिया था। जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और इस जलमार्ग की नाकेबंदी कर दी। हाल के महीने में अमेरिका के साथ समझौते के बाद भी ईरान हॉर्मुज पर अपने नियंत्रण को लेकर अड़ा हुआ है। तेहरान ने इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों के लिए रूट तय किए, लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं आया। ओमान भी बीच में कूद पड़ा और उसने हॉर्मुज में अलग से रास्ता बना दिया, लेकिन ईरान ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। बताया जाता है कि ओमान को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। वहीं ईरान ने एक बार फिर ओमान के साथ रास्ता निकालने की कोशिश की है। हॉर्मुज में ओमान के नए शिपिंग लेन को लेकर चर्चा अंतिम चरण में है।
कतर ने भी कहा है कि उसे तेहरान और मस्कट दोनों तरफ से हॉर्मुज को फिर से खोलने को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। जहाजों की आवाजाही के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को सिर्फ 8 जहाज हॉर्मुज से गुजरे, जबकि युद्ध से पहले रोजाना करीब 130 जहाज इस रास्ते से गुजरते थे। लेकिन संकट सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं है। लाल सागर के मुहाने पर मौजूद बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी अब युद्ध की चपेट में है। यमन के हुती समूह सऊदी मालवाहक जहाज को निशाना बना रहे हैं। करीब 11% वैश्विक तेल व्यापार और 8% LNG व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। यानी हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों रास्तों पर संकट का मतलब है वैश्विक समुद्री व्यापार पर दोहरी मार। इसी वजह से तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है और शिपिंग कंपनियां इन रास्तों से गुजरने को लेकर बेहद सतर्क हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या युद्ध खत्म होने के बजाय और फैल रहा है? असली सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान की मौजूदा सख्त भाषा सिर्फ बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति है, या फिर दोनों ने ऐसी लाल रेखाएं खींच दी हैं जिनसे पीछे हटना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि पिछले महीने तुर्की में नेटो सम्मेलन से रवाना होते समय उन्होंने चुपचाप विमान बदल लिया था। ये जानकारी उन रिपोर्टों के बाद सामने आई है जिनमें कहा गया था कि 8 जुलाई को ट्रंप टेलीविजन कैमरों की मौजूदगी में एयरफोर्स 1 में सवार हुए थे। इसके बाद उन्हें एक कैटरिंग ट्रक की मदद से एक अन्य सैन्य विमान तक पहुंचाया गया था। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अंकारा में हुए सम्मेलन के दौरान वो ईरान के टारगेट नंबर 1 थे। और इस पूरी स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय भट्टाचार्य, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, सवाल यही है कि अमेरिका की ओर से बार बार मौके दिए गए, युद्ध वहां पर रोका गया, हमले रोके गए, बातचीत को आगे बढ़ाया गया, फिर इतनी दिक्कत क्यों आ रही है इस पूरे मामले को सुलझाने में? देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जो मसला है वो बहुत पुराना है और बहुत गंभीर है जी। ये जो सस्पेशन है दोनों देश में, इसको समझाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि दोनों देश के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, जो कि शायद जून 17 को हुआ था और 2 महीने का उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम था। इसके अलावा एक और बहुत कॉम्प्लिकेटिंग सिचुएशन है जो कि इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष है और उनके बीच जो मिसट्रस्ट है उसके बारे में भी है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हॉर्मुज को लेकर के वहां पर किस तरह से, क्योंकि ओमान और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है लेकिन ईरान की ओर से कई शर्तें रखी गई हैं, ये हॉर्मुज कैसे खुलेगा? और यहाँ पर जो टोल लगाने की बात थी ईरान की ओर से, क्या इसको लेकर भी वहाँ पर ये विवाद का विषय बना हुआ है दोनों पक्षों में? जी, आपको तो पता होगा कि 28 फरवरी का युद्ध जब शुरू हुआ उससे पहले हॉर्मुज में ऐसी परेशानी नहीं थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने देखा कि ये एक उनके लिए ट्रम्प कार्ड है, प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं, उनका ट्रम्प कार्ड है, और इसको वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लेवरेज के लिए। क्योंकि जब भी युद्ध होता है, नेगोशिएशन होता है, हर एक पक्ष चाहता है कि उसके पास कुछ लेवरेज हो, और यही ईरान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवरेज हो गया। ये इसको और कॉम्प्लिकेशन ये हो गया क्योंकि पहले तो ईरान ने उस पे ब्लॉकेड किया था, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने भी उस पे ब्लॉकेड कर दिया, क्योंकि वो ईरान को कोई एडवांटेज नहीं देना चाहते थे। ईरान जो लेवरेज चाह रहा था उसको वो लोग हटाने के लिए उन्होंने खुद ब्लॉकेड कर दिया। तो इस ब्लॉकेड और ब्लॉकेड के बीच ये हॉर्मुज बहुत बुरी तरह फंस गया, और इसको फंस जाने के वजह से ना सिर्फ उस इलाके में, खाड़ी के इलाके में, लेकिन बाहर के देशों में भी, हमारे देश में भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि बाकी जो चोक पॉइंट्स है, ये हॉर्मुज को हम लोग एक चोक पॉइंट कहते हैं क्योंकि वो एक छोटा सा जगह है जहां से जहाज जाते हैं, उसको कंट्रोल करना उतना आसान होता है। बाकी जो चोक पॉइंट्स है, जैसे कि मान लीजिए रेड सी के पास जो है बाब अल मंदेब,
जो कि यमन के पास है, और वहां पे आप जानते हैं कि ईरान के सपोर्टर्स अंसर अल्लाह, जिसे हम लोग हुती भी कहते हैं, जी। वो अंसर अल्लाह का फौज वहां पे है। वो लोग ईरान के इशारे पे भी और अपने भी हित के लिए वो लोग वहां पे ब्लॉकेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे बहुत परेशानी कर रहे हैं। और तीसरा जो चोक पॉइंट है सुएज कैनाल, आज वो खुला है, उसमें वहां कोई परेशानी नहीं है। तो ये अगर हम लोग इसका समाधान ना निकाल पाए तो ये और कॉम्प्लिकेटेड होने से और भी मुश्किल होगा। सर, यहाँ पर एक सवाल ये है कि ईरान में जो वहाँ की शिया क्लेरिकल रिजीम है उसके खिलाफ जो विद्रोह था ईरान के लोगों में, ईरान की आवाम के अंदर में, और बड़ा प्रदर्शन भी वहाँ पर देखा। अब क्या ईरान जो ये वर्तमान स्थिति है इसका उपयोग कर रहा है उस विद्रोह को, कहीं ना कहीं वो विद्रोह को एक तरह से बैक सीट पे डालने के लिए या उसको दुनिया से छुपाने के लिए? क्या कहेंगे आप? जी, ये सही है कि जो ईरान का जो रिलीजियस क्लर्जी है, जो कि रिलीजियस लीडर्स है, उनका कंट्रोल सरकार पे, पार्लियामेंट पे काफी भारी है। और वो लोग, उनका संबंध जो आईआरजीसी जो कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांड है उसके साथ बहुत नजदीक है। एक तरह से आप देखें तो क्लेरिक्स जो है वहां पे, वो लोग एक बैलेंस का फैक्टर भी करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका रिलीजियस आउटलुक काफी सिवियर कंजर्वेटिव है, लोगों के बीच बहुत असंतुष्टि है। इसी वजह से बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हुए थे वहां पे। लेकिन अगर हम लोग देखें कि पिछले 6 महीने लगभग जब से युद्ध शुरू हुआ है, हम देख सकते हैं कि वहां के लोगों के बीच, क्योंकि एक विदेशी जब आ जाता है अपने देश में, तो अपने देश का नेता चाहे वो उतना अच्छा ना भी हो, वो बेहतर दिखा जाता है। और इसलिए लोगों के बीच एक भावना है कि वो लोग ईरान के नेता जो भी है वो बाद में उसके साथ निपट लेंगे, लेकिन अभी वो विदेशी ताकत के विरुद्ध लगे हुए हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल है। सर, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेंगे? क्या आगे, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अभी की स्थिति तो उनके लिए काफ़ी विकट है, ये बातचीत तो बन नहीं रही है वहाँ पर, और जो एमओयू साइन हुआ था दोनों पक्षों के बीच में वो भी अगले हफ्ते खत्म होने वाला है। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर अमेरिका? ये जरूरी है कि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि युद्ध के जरिए से इसका कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रिटेलिएशन हुआ है वो खाड़ी के देशों में भी बहुत प्रभाव हुआ है, जो भी बहुत असंतुष्ट है इस मामले से। सो युद्ध से ये मामला सहल नहीं सॉल्यूशन होगा। उनको चाहिए कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ था उसके बारे में इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म 60 दिन का था, लेकिन ये लिखा हुआ था कि उसमें एक्सटेंशन हो सकता है। हाल में जो अंकारा से टर्की, क्योंकि टर्की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडिएटर था इसमें, पाकिस्तान के अलावा आप जानते हैं कि कतर, इजिप्ट और टर्की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। टर्की से कुछ खबर आया है कि शायद वो लोग सोच रहे हैं कि उस एमओयू को एक्सटेंड करे, यानी कि दोनों साइड से, ईरान और अमेरिका के साइड से सोच रहे हैं कि उस एमओयू का इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ और समय दे, मीडिएशन के थ्रू वो लोग अगर कुछ और अच्छा कोई तरीका निकाल पाए उसके तरफ जाए। और सर, इसमें एक सवाल ये भी आता है कि खासकर जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो इसमें मध्यस्थता कर रहा था, और लेकिन उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। और हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, मोहसिन नकवी अभी भी ईरान में हैं, वो ईरान से तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यूएस के साथ, यूएस का उस तरह का ट्रस्ट अब नहीं दिखाई देता पाकिस्तान के ऊपर मध्यस्थता को लेकर के। जी, मेरे ख्याल से मैं कहूंगा कि ये जो भी मीडिएटर्स हैं उनमें से पाकिस्तान भी एक है। पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने इस एमओयू को हासिल करने में मदद भी किया था उस टाइम। पाकिस्तान का रोल काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो ईरान के साथ वो नहीं चाहते कि उनका संबंध खराब हो,
और वो लोग यूएस पे बहुत डिपेंड करते हैं, तो उसका रोल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये पाकिस्तान का मामला नहीं है मेरे ख्याल में। ये मामला यूएस इजराइल एक तरफ और ईरान दूसरे तरफ, उनके बीच क्या समझौता निकल पाता है, इसमें इजराइल का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल में। ठीक है, संजय जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर हमलों की रफ्तार तेज हो गई है। रूस की मिसाइलों और ड्रोन के जवाब में यूक्रेन अब रूसी इलाकों में गहरे ड्रोन हमले कर रहा है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के सामने युद्ध खत्म करने का नया प्रस्ताव रखा है, लेकिन रूस अभी तक अपनी पुरानी शर्तों पर अड़ा हुआ है। अब यहां पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिकी मध्यस्थता रूस और यूक्रेन को शांति की मेज तक ला पाएगी? आइए आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर बारूदी गरज तेज हो गई है। एक तरफ यूक्रेन के शहरों पर रूस की मिसाइलें, ड्रोन और ग्लाइड बम बरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन 1500 किलोमीटर भीतर घुसकर रूसी तेल रिफाइनरियों को ड्रोन हमलों की आग में स्वाहा करने में सफल हो रहा है। धधकते तेल ठिकानों, मिसाइलों और ड्रोन की बौछार के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को युद्ध खत्म करने के लिए नया प्रस्ताव सौंपा है। हालांकि उन्होंने प्रस्ताव की पूरी जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना जरूर कहा कि अमेरिका 2 मोर्चों पर मदद कर सकता है। पहला, यूक्रेन की रक्षा क्षमता और एयर डिफेंस को मजबूत करके, और दूसरा, रूस पर दबाव बढ़ाकर, ताकि मॉस्को युद्ध को लंबा खींचने के बजाय उसे खत्म करने की दिशा में बढ़े। अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जनवरी में मॉस्को गए थे, लेकिन अभी तक कीव नहीं गए हैं। अब यूक्रेन और रूस दोनों तरफ से संकेत हैं कि अमेरिकी वार्ताकार जल्द ही दोनों देशों का दौरा कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध के बीच कूटनीतिक गतिविधियों में एक अहम कदम होगा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या रूस और यूक्रेन अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार होंगे? यूक्रेन लंबे समय से तत्काल युद्ध विराम की मांग करता रहा है। दूसरी तरफ रूस का कहना है कि किसी भी समझौते में यूक्रेन को उन 4 क्षेत्रों से पीछे हटना होगा जिन पर मॉस्को अपना दावा करता है। रूस युद्ध के कथित मूल कारणों को हल करने की मांग भी करता है। यानी एक तरफ यूक्रेन कह रहा है कि पहले युद्ध रोकिए, दूसरी तरफ रूस अपनी शर्तों के साथ समझौते की बात कर रहा है, और यही शांति की राह में सबसे बड़ी दीवार बना हुआ है। इस सब के बीच दोनों पक्ष एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस अगले महीने होने वाले संसदीय चुनावों के बाद नई सैन्य लामबंदी का इस्तेमाल कर सकता है। ज़ेलेंस्की की माने तो रूस चुनाव नतीजों को युद्ध के लिए जनता का समर्थन हासिल करने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद रूस लाखों की नई भर्तियां कर सकता है। हालांकि रूस पहले नई लामबंदी की जरूरत से इनकार कर चुका है। अगर ज़ेलेंस्की का ये दावा सही है तो युद्ध की दिशा बदल सकती है। ताजा हमलों की बात करें तो यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस के अनाज निर्यात को बड़ा झटका दिया है। रूस के दक्षिणी बंदरगाह नोवरोसिस्क में 2 बड़े ग्रेन टर्मिनल्स में रात भर हुए ड्रोन हमलों के बाद रूस ने अपना संचालन रोक दिया है। नोवरोसिस्क रूस के लिए बेहद अहम बंदरगाह है। एक दूसरे को घुटनों पर लाने की कोशिश के बीच एक तरफ यूक्रेन युद्ध विराम और अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहता है, तो दूसरी तरफ रूस अपनी क्षेत्रीय और राजनीतिक शर्तों पर कायम है। ऐसे में अमेरिका की मध्यस्थता पर दुनिया की निगाहें हैं। लेकिन सवाल सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं, बल्कि ऐसी शांति तक पहुंचने का है जो लंबे समय तक कायम रह सके।
संजय भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। संजय जी, हाल के दिनों में जो खबरें हम पिछले 1-2 महीने से देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि यूक्रेन काफी बड़े हमले कर रहा है रूस पर। किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन, इसका एनालिसिस करना चाहेंगे? जी, ये भी एक और युद्ध है जो कि शुरू तो कर दिया उन्होंने, लेकिन कैसे उसको अंत करे उसके लिए बहुत चर्चा चल रहा है जी। इसमें भी आप देखते हैं कि एक तीसरा एंटिटी है जो कि यूरोप है, और यूरोप और नेटो का जो संबंध है यूक्रेन के साथ, उनका जो एम्बिशंस है पूर्व की ओर आगे बढ़ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आपको पता होगा, याद होगा कि जब इस्तांबुल में पहला कुछ दिन के बाद, युद्ध शुरू होने के बाद, 4 साल पहले की बात है, कुछ हफ्ते बाद जब इस्तांबुल में बातचीत हुई थी तो एक समझौता हुआ था और उसका हस्ताक्षर भी होने वाला था, इनिशियल किया गया था। लेकिन उस समय नेटो के कुछ लोगों ने यूक्रेन को उससे रोक दिया और युद्ध चलता रहा, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि रशिया को ब्लीड किया जाए, जिसको रशिया को वीकन किया जाए इस युद्ध के दौरान, और रशिया उस पर्टिकुलर जंगल में फंसा हुआ है। और अभी जो आप बात कह रहे हैं ये सही है कि क्योंकि 4 साल से ऊपर ये युद्ध चल रहा है। करीब कुछ दिन पहले नेटो का जब मीटिंग हुआ था अंकारा में पिछले महीने, उससे पहले ज़ेलेंस्की ने एक नया ऑफेंसिव चालू किया था, 40 दिन का ऑफेंसिव उसने कहा था। उसका भी कुछ बैकग्राउंड है, क्योंकि उसने उससे पहले अपने 2 बहुत की मिनिस्टर्स को रिमूव किया था, उनको अपने पद से निकाल दिया था। उसमें से डिफेंस मिनिस्टर भी था, जो कि काफी अग्रेसिव पोस्चर था, और दूसरा था जो यूरोपियन इंटीग्रेशन मिनिस्टर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज़ेलेंस्की भी बहुत फंसा हुआ है, उसके देश में भी बहुत सारे मसले हैं। उसका जो जनसंख्या है पुरुषों का जो कि युद्ध करने लायक है, उनका जनसंख्या भी कम हो रहा है हर रोज। और ये जो वॉर ऑफ अट्रिशन जिसको हम लोग कहते हैं, ये यूक्रेन रशिया के साथ नहीं जीत पाएगा, लेकिन अगर इसको ज्यादा देर तक चले तो उसका पेन और भी ज्यादा होगा अपने लोगों पर। तो ये जो 40 दिन का जो अग्रेशन जो था, इसमें बहुत ज्यादा ऑफेंसिव एक्शन प्लान था, और इसी में रशिया को बहुत नुकसान पहुंचा है। उसका जो की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, पोर्ट्स, ऑयल टर्मिनल्स और जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, इस पे काफी भारी हमला हुआ है। और रशिया ने भी इसके बदले में, रशिया ने अभी एक नीति लगाया है कि रूस यूक्रेन अगर हमला करता है तो उससे 2 गुना हमला रशिया करेगा। ठीक है सर, यहाँ पर एक सवाल और है कि हमने देखा था कि जो बाइडेन के बाद जब ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने यूक्रेन को जिस तरह से पहले मदद मिल रही थी, वो मदद थोड़ा सा पीछे खींच ली थी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से यूक्रेन सफल हो रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि यूक्रेन को एक बार फिर अमेरिकी मदद वैसे ही मिल रही है जैसे पहले मिल रही थी, चाहे वो सैटेलाइट्स की मदद हो या दूसरी मदद हो? नहीं, इनफैक्ट मदद उसको कम मिल रहा है। उसका जो एयर डिफेंस है बहुत वीकन हो चुका है, और रशिया फिर से, क्योंकि रशिया को पहले वो हाइपर क्रूज मिसाइल यूज करना हो रहा था, और अभी वो अपना बैलिस्टिक मिसाइल से कीव को बॉम्ब कर रहा है। वो पुराना जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि अमेरिका ने दिया था, जो कि अभी खत्म हो चुका है यूक्रेन के पास, उसके पास अभी स्टॉक्स नहीं है। और इसी को एडवांटेज लेते हुए रशिया भी अभी बहुत भारी वहां पे बम्बिंग कर रहा है। ठीक है सर, अंतिम सवाल है, और ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि पूरे हमारा जो ये रिपोर्ट है इसकी केंद्र बिंदु यही है। ये जो अब ज़ेलेंस्की की ओर से प्रपोजल दिया गया है एक अमेरिका को युद्ध रोकने का, और रूस की अपनी पुरानी शर्तें हैं, अमेरिका एक बार क्या फिर एक्टिव होगा इसको लेकर के, युद्ध रोकने को लेकर के? अगर होगा तो कितना इसको सकारात्मक माना जाए? हाँ, अमेरिका, ट्रंप ने जब ज़ेलेंस्की के साथ मिला था अभी नेटो समिट के टाइम, उस समय उसने कहा था कि इसका अंत जरूर करना है जल्दी से जल्दी, और एट द सेम टाइम उसने कहा था कि हम कुछ मिनिमम आपको सपोर्ट आगे और करेंगे मिलिट्री सप्लाईज का। तो अभी जो है कुछ हद तक यूक्रेन को सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन उसको एंड गेम तक पहुंचने की बहुत
जल्दी से शीघ्र से प्रोत्साहन किया जाएगा। मेरे ख्याल स्टीव विटकॉफ का एक विजिट अभी प्लान किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हाकान फिदान जो कि टर्किश फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ मीडिएशन के लिए मॉस्को गए हुए थे और अभी स्टीव विटकॉफ का फॉलो अप विजिट होगा, क्योंकि अभी वो लोग चाहते हैं कि इसको अंत किया जाए, लेकिन मेरे अनुमान में मैं उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ के जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। कोलंबिया में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं मृतकों की संख्या में और इजाफा होने का भी अनुमान जताया है। सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के इस भूकंप को कोलंबिया का सबसे विनाशकारी भूकंप बताया जा रहा है। इस भूकंप से कई इमारतें, घर, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर गिर चुके हैं। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है। उत्तर कोरिया ने आज अपने पूर्वी तट से जापान सागर की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिससे एक बार फिर से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। ये मिसाइल परीक्षण ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया अगले हफ्ते से 11 दिनों तक चलने वाले एक बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड की तैयारी कर रहे हैं। वहीं उत्तर कोरिया ऐसे अभ्यासों को अपने खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी के तौर पर देखता है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद जापान भी सतर्क और निगरानी बढ़ा दी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अपनी कुर्सी बचा ली है। सत्तारूढ़ नेशनल पार्टी के सांसदों ने लक्सन के पक्ष में विश्वास जताया है। गौरतलब है कि आम चुनाव से कुछ महीने पहले लक्सन के नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर सवाल उठने लगे थे। इसके बाद उन्होंने पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई और विश्वास मत का सामना किया। लक्सन अप्रैल में भी विश्वास मत जीत चुके थे। हालांकि आर्थिक सुस्ती, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। चीन की ओर से संभावित हमले के खतरे के बीच ताइवान का बड़ा सैन्य अभ्यास जारी है। ताइवान के सैनिकों ने वार्षिक हान क्वांग सैन्य अभ्यास में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को दोबारा तैयार करने से लेकर दुश्मन के ड्रोन को जाम करने और रोकने तक की ट्रेनिंग की। इस बीच ताइवान की सरकार ने द्वीप के पूर्वी तट पर इंडोनेशियाई युद्धपोत के साथ चीनी नौसेना के प्रस्तावित युद्धाभ्यास की निंदा की है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप बेकाबू होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मौतों का आंकड़ा 2000 के पार जा चुका है। पिछले 20 दिनों में ही मौतों की संख्या दोगुनी हुई है। हर दिन औसतन करीब 50 लोगों की जान जा रही है। WHO के मुताबिक 60 से 70% मौतें अस्पतालों के बाहर समुदायों में हो रही हैं। मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। वहीं हिंसा और असुरक्षा ने इस संकट से निपटने की चुनौती को और बढ़ा दिया है। स्पेन के कई इलाकों में जंगलों की आग ने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों के साथ स्पेनिश सैन्य आपातकालीन इकाई के जवान भी मोर्चे पर डटे हैं। निएब्ला और पेनियास दी रेगलोस में जवान आग की लपटों के बीच लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लपटों के बीच जवान लगातार आग पर काबू पाने और उसे जंगल के दूसरे इलाके तक फैलने से रोकने में जुटे हैं। तेजी से फैलती आग के बीच स्पेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती जंगलों को बचाने के साथ साथ आग पर जल्द नियंत्रण पाने की है।